साईं आईएएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम उत्तराखंड के टॉप 5 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपनी इस क्लास में, और ये चौथी क्लास है ना। हर रोज़ हम 5 क्वेश्चन करते हैं विद डिटेल। मैंने कल वाली वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपने अटेंड होने का सबूत दीजिए। उसका सबूत क्या होगा? मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते हैं, है ना, तो मैं समझूंगा कि आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप मेरी पूरी क्लास को पढ़ रहे हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मेरी क्लास को अटेंड किया है तो उत्तराखंड का कोई भी सिंगल क्वेश्चन आने वाले 2-2.5 महीने के बाद आपसे नहीं छूटेगा। आप मेरे साथ जुटिए। 5 क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चन विद डिटेल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो मैं आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को शेयर करिए, पूरा उत्तराखंड में फैला दीजिए आप इसे, है ना, पूरे उत्तराखंड में, ठीक है। जितने मेरे बच्चे इस बारे में देख रहे हैं और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो पूरे उत्तराखंड में जितने भी आपके पहचान वाले लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सब तक इस चीज़ को पहुंचा दीजिए ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए जो लोग, है ना, हाँ, मुझसे सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को ज़रूर फॉलो करेंगे, और मैं वीडियो में जो लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर जवाब देंगे, है ना। नाइस सर, हेलो सर, वेरी गुड सर, ये शाबाशी मत दीजिए आप मुझे, आप अपने पढ़ने का सबूत दीजिए मुझे। और आपके पढ़ने का सबूत ये होगा कि जो मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कितने बच्चे उसका जवाब लिख कर देते हैं। अगर वो लिख कर देते हैं तो मेरी पूरी वीडियो को आप वो देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चौथी क्लास का पहला क्वेश्चन, और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा है बेटा, वो इस प्रकार से है। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प। हथकरघा तो आप जानते थे ना, है ना। हथकरघा होता था जिससे पहले ज़माने में लोग कपड़े बुनते थे, है ना। हथकरघा हैंडलूम बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब ये हो गया हाथ की कला, है ना, हाथ की कला। जैसा कि आप पहाड़ों पर देखेंगे, है ना, ऊंचाई वाले इलाकों में देखेंगे, वो ऊन के कपड़े बनाते हैं, ऊन के मोजे बनाते हैं, उनकी टोपी बनाते हैं, उनके कपड़े बनाते हैं। वो जो हाथ से बनाने की कला है उसको हम बोलते हैं, है ना, हस्तकला या हस्तशिल्प, है ना। विकास परिषद जिस ब्रांड के नाम से उत्पादों की बिक्री करता है, जिस ब्रांड के नाम से उत्पादों की बिक्री करता है ना, वह है, पहले में लिखा हिमालय, दूसरे में है हिमाद्री, तीसरे में है हिमाल और चौथे में है हिमालय। किस नाम से वो बिक्री करता है? तो उसका सही जवाब है बेटा हिमाद्री। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जो है, किस नाम से अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेचता है ना, उसका नाम है हिमाद्री। ब्रांड का नाम क्या है? हिमाद्री। तो हिमाद्री किसकी ब्रांड है? हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के जो प्रोडक्ट हैं उनका ब्रांड का नाम है हिमाद्री। हिमाद्री के नाम से वो बेचता है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। जैसे सवाल अपना टॉपिक ये है, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद। हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद। मेरा पहला सवाल यह है कि ये काउंसिल थी, ये जो परिषद थी, बनी कब थी? हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का गठन कब हुआ था उत्तराखंड में? अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, तो इस परिषद का गठन जो हुआ है उत्तराखंड में, चूंकि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना है, लेकिन ये जो काउंसिल बनी है, जो परिषद बनी है, वो 2004 में बनी है। तो मेरे बेटा अच्छे से देख लेना, 2004 में बनी है।
हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद 2004 में बनी है। दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो परिषद है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है ना। हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देहरादून। देहरादून में हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास बोर्ड का, विकास परिषद का बोर्ड है, हेडक्वार्टर है। सवाल मेरा तीसरा ये है कि ये जो काउंसिल होती है इस काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री। प्रदेश का मुख्यमंत्री। उत्तराखंड प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनता है वो इस परिषद का हेड होता है, अध्यक्ष होता है। तो इस समय जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी इस समय के सीएम साहब हैं उत्तराखंड में, तो वो इसके हेड हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। सवाल ये है कि ये जो विकास परिषद है ना, इसके उत्पाद का ब्रांड क्या है। उत्पाद का ब्रांड, किस ब्रांड के नाम से ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाते हैं, दुनिया में बेचे जाते हैं, तो ब्रांड का नाम है हिमाद्री। हिमाद्री ब्रांड से ये परिषद अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचता है। इतनी जानकारी अगर आप रख लोगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आगे आएगा तो छूटेगा नहीं, मुझे इतना विश्वास है। तो पहला सवाल, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का गठन हुआ है 2004 में। उस बोर्ड का हेडक्वार्टर है देहरादून में। जो राज्य का मुख्यमंत्री बनता है वो इसका अध्यक्ष होता है, और इस जिस ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचता है उसका नाम है हिमाद्री। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल जो मैंने आपको बताया है विद डिटेल ये समझ में आ गया होगा। अगर आ चुका है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल अपने पास, दूसरा सवाल है, देखिए बेटा, हाँ जी, अपने पास जो दूसरा सवाल है वो ये है कि दूसरा सवाल है बेटा, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म जो है वो किस भाषा में बनी है। कुमायूनी, गढ़वाली, हिंदी या जौनसारी। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है, तो ये बनी है गढ़वाली में। किसमें? जगवाल फिल्म जो है वो गढ़वाली में बनी है, गढ़वाली बोली में बनी है। ठीक है, किस बोली में बनी है, किस भाषा में बनी है, तो गढ़वाली में। अब मैं कुछ बात आपको बताता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, पहला, उत्तराखंड की पहली फिल्म, उत्तराखंड की है ना प्रथम फिल्म। अगर इस सवाल को ऐसा ना पढ़ें हम और ऐसा पढ़ें है ना कि गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म, ऐसी फिल्म जो गढ़वाली भाषा में बनी पहली फिल्म, या उत्तराखंड की पहली फिल्म का नाम बताओ, तो फिल्म का नाम हो जाएगा बेटा, फिल्म का जो नाम है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है जगवाल। दूसरा सवाल वो आपसे तुरंत पूछ सकता है, किस समय ये फिल्म रिलीज हुई थी, किस वर्ष ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो 1983 में। 1983 में, जब उत्तराखंड बना भी नहीं था, है ना। तो गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाली भाषा में पहली फिल्म बनी थी जगवाल। तीसरा सवाल ये बनता है कि उस फिल्म को बनाने वाला जो निर्माता था वो कौन था, है ना। तो निर्माता का नाम है पारेश्वर गौड़। ठीक है, एक और सवाल है, देखिए, ये तो फिल्म हो गई कौन सी, गढ़वाली की। एक और सवाल आता है ना, कि गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म कौन सी थी। गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म कौन सी थी, है ना। तो जबे घर का नाम आता है गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म।
दूसरा सवाल, गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म, जो सबसे ज़्यादा चली थी सिनेमाघर में, सफल फिल्म, तो उस फिल्म का जो नाम है बेटा वो तो नाम हो जाएगा घर जबे, घर जबे, है ना। वो फिल्म किस समय रिलीज हुई थी, तो 83 के 2 साल बाद 1985 में। और उसका जो निर्माता था, जिसने उस पिक्चर को बनाया था, है ना, हीरो हीरोइनी का नाम याद मत रखो, है ना, उसका जो निर्माता था, निर्माता का नाम था विश्वेश्वर दत्त, विश्वेश्वर दत्त नोटियाल, विश्वेश्वर दत्त नोटियाल। तो सबसे ज़्यादा फिल्म जो चली थी वो कौन सी थी, वो थी घर जबे। पहली फिल्म का नाम जगबाल। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि कुमायूनी भाषा की, है ना, कुमायूनी भाषा की प्रथम फिल्म, प्रथम फिल्म, कुमायूनी भाषा में बनने वाली पहली फिल्म का नाम बताओ। तो पहली फिल्म जो बनी थी उस फिल्म का नाम था, है ना, मेघा आ, मेघा आ। दूसरा, किस समय वो रिलीज हुई थी, तो घर जमे के 2 साल बाद 1987 में। और इस फिल्म का जो निर्माता था, जिसने इसको बनाया था, है ना, निर्मल सिंह बिष्ट, निर्मल सिंह बिष्ट, निर्मल सिंह बिष्ट ने इसको बनाया था। ठीक है, तो बेटा ये 3 सवाल आप कवर कर लोगे, 3 में भी 2 तो आप कवर कर लोगे, एग्जाम निकल जाएगा। जब भी कोई फिल्म पर सवाल उत्तराखंड में आता है तो या तो गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म पूछेगा या कुमायूनी भाषा की पहली फिल्म पूछेगा। तो गढ़वाली में बनने वाली पहली फिल्म थी जगबाल और कुमायूनी में पहली फिल्म थी मेघा आ। ठीक है, ये डिटेल आपके लिए बहुत है। और मैं समझता हूँ कि समूह ग का कोई एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड पीसीएस का भी अगर कोई एग्ज़ाम है, और स्पेशल एग्ज़ाम में स्पेशल स्टेट से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे नहीं छूटेंगे। बस कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे ऊपर विश्वास करते हुए, ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, अपने ऊपर विश्वास करते हुए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, नोट्स बनाएं, बार बार पढ़ें चीज़ों को, सब ठीक हो जाएगा। चलते हैं बेटा आज का तीसरा सवाल। तो आज का जो तीसरा सवाल है हमारा स्पेशल उत्तराखंड में, वो ये है, देखिए, है ना। तो सवाल ये है कि जाड़, जाड़ उत्तराखंड की इस जनजाति से संबंधित है। जाड़ किस जनजाति से रिलेटेड है? ऑप्शन है भोटिया, ऑप्शन है बोक्सा, ऑप्शन है जोनसारी, ऑप्शन है बनरोत, है ना। तो जाड़ जो है वो भोटिया जनजाति को भी कहा जाता है जाड़, है ना। उत्तरकाशी जिले में भोटिया जनजाति को कहा जाता है जाड़। उत्तरकाशी जिले में भोटिया जनजाति को क्या कहा जाता है बेटा? जाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो देखो पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगा, ये पूछूंगा, ठीक है, कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जनजाति, उत्तराखंड में जनजाति, तो उत्तराखंड में जो जनजाति हैं उनकी जो संख्या है वो है 5। उत्तराखंड में 5 जनजाति है ना। ये 5 जनजाति कौन कौन सी हैं? एक भोटिया है, सब पढ़ाऊंगा मैं, एक एक करके पढ़ाऊंगा, बस जैसा टॉपिक आता चला जाएगा वैसे ही पढ़ाता चला जाऊंगा। दूसरा है जोनसारी, दूसरी है जोनसारी, है ना। तीसरी है बेटा बुक्शा, चौथी है थारू, पांचवी है राजी या बनरोत। और इन जनजातियों को, इन जातियों को, जनजातियों का जो दर्जा मिला था वो मिला था बेटा 1967 में, जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, अब देखो मैंने 5 जनजाति लिखी हैं, मैं 5 जनजातियों को चाहूँ तो आज ही डिटेल में करा दूँ, लेकिन नहीं कराऊंगा मैं आपको,
क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज आप जनजाति पढ़ लोगे तो जनजातियों वाले पेपर को कभी नहीं पलट कर देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, वो तो याद है पुरानी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं होता एग्जाम में, है ना। एग्जाम में चीज़ें आप भूल जाते हो। इसलिए क्या होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके हो ना, टुकड़ों में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो पीछे हमने टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को हम जो लिंक करना शुरू कर देते हैं, तो चीज़ें जो हमें पिछली भी याद होती हैं। क्योंकि एग्जाम आज की पढ़ाई से सोल्व नहीं होगा, एग्जाम उस पढ़ाई से सोल्व होगा जो आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो आज मैं केवल आपको जो है एक जनजाति कराऊंगा उत्तराखंड में, जिसका नाम है भोटिया जनजाति, जहां से खूब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कितनी जनजातियां हैं उत्तराखंड में? 5 जनजाति हैं। इन्हें दर्जा कब मिला था? 1967 में दर्जा मिला था जनजाति का, ठीक है बेटा। तो हमारा जो टॉपिक है ना, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा भोटिया जनजाति। कौन सा? भोटिया। देखिए बेटा, भोटिया जनजाति से जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो कौन कौन से होते हैं। पहला सबसे खतरनाक, बिल्कुल एकदम जहर की तरह सवाल, पहला सबसे खतरनाक सवाल ये है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, उत्तराखंड में सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। तो अगर सवाल आपसे पूछने लगे कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन या पुरानी जनजाति कौन सी है, तो आपका जवाब होगा भोटिया, है ना। यूके मतलब उत्तराखंड की सबसे, है ना, प्राचीन जनजाति, प्राचीन जनजाति। उत्तराखंड में सबसे पुरानी जनजाति जो है वो कौन सी होगी बेटा? तो आपका जवाब होगा भोटिया। तो भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि भोटिया जनजाति जो है वो किस वंश से है। तो भोटिया जनजाति का जो वंश माना गया है वो है किरात। किस वंश है? किरात। क्यों? क्योंकि अपने आप को बोलते हैं कि हम हैं खस राजपूत। ये क्या बोलते हैं? खस राजपूत, ठीक है। तो किरात इनका वंश हो जाएगा। तीसरा देखिए कि ये जो उत्तराखंड की जनजाति है ये अर्ध घुमंतु है ना। एक होते पूर्ण घुमंतु, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इस तरीके से। अर्ध घुमंतु इसलिए इनको बोल रहे हैं क्योंकि ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं, ऋतु के अनुसार अपने घरों को बदलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है यह है ना, यह भोटिया अर्ध घुमंतु, आधे आधे घूमने वाले, अर्ध घुमंतु, है ना, जनजाति है। भोटिया अर्ध घुमंतु जनजाति है, तो अर्ध घुमंतु बोला जाता है इनको, ठीक है। देखिए एक सबसे खतरनाक सवाल, और भी खतरनाक। आप जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है ना, उसके उत्तराखंड में 3 पार्ट हैं। सबसे निचला हिस्सा शिवालिक, उससे ऊपर आता मध्य हिमालय, और उसके ऊपर आता है महान हिमालय। तो महान हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो भी उसका जवाब आएगा भोटिया, है ना। तो देखिए महान या बृहद हिमालय में, महान या बृहद हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। तो महान हिमालय में सबसे ज्यादा जनसंख्या में जो जनजाति पाई जाती है उसका आंसर आपको लगाना बेटा भोटिया। भोटिया जनजाति जो है वो महान हिमालय में, हिमाद्री वाला हिस्सा जो बोल रहे हैं ना, हाँ, हिमाद्री हिमालय में सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी की है। सभी जनजातियों में भोटिया सबसे ज्यादा ऊपर है। उत्तरकाशी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, यहाँ भोटिया जनजाति ज़्यादा मिलते हैं देखने के लिए। चलिए एक और सवाल बनता है कि उत्तराखंड के, है ना, किस जिले में सबसे ज़्यादा भोटिया है। तो देखिए सर्वाधिक भोटिया जनजाति सबसे ज़्यादा भोटिया जनजाति जो पाई जाती है, पहले स्थान पर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में सबसे ज़्यादा भोटिया जनजाति है, और यहाँ पे इनको कहा जाता है जोहारी, या इन्हीं को बोला जाता है शोका। तो सवाल बन जाएगा कि शोका या जोहारी, है ना, किस जिले में भोटिया जनजाति को कहा जाता है
है ना। तो पिथौरागढ़ जिले में भोटिया जनजाति को जोहारी या फिर शोका कहा जाता है ना। दूसरा आता है चमोली, है ना। चमोली जिले में इनको क्या बोलते हैं, तो चमोली जिले में इनको कहा जाता है मारछा, या इनको बोलते हैं तोलछा। मारछा या इन्हीं को बोलते हैं बेटा, है ना, तोरछा। मारछा या, है ना, तोलछा। ऐसे ही जो हिमाद्री हिमालय का हिस्सा है तीसरा वाला, जो जिला पड़ता है उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में इनको क्या कहा जाता है ना, उत्तरकाशी जिले में इनको कहा जाता है जाड़। क्या कहते हैं बेटा, जाड़, है ना। रोम्बा जो है वहाँ के लोग बोली बोलते हैं रोम्बा। तो देखो ये जो अपना सवाल था वो यही तो था कि देखिए, है ना, जाड़ उत्तराखंड की, है ना, किस जनजाति से संबंधित है, तो भोटिया जनजाति को उत्तरकाशी में क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं, है ना। और जो मारछा कहाँ बोलते हैं, तो बोलते हैं चमोली में। अच्छा, शोका या जोहारी कहाँ बोलते हैं, तो पिथौरागढ़ में बोलते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर आप सही से अगर आप देख रहे हैं तो बेटा एक तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। कौन सी जनजाति घुमंतु है, अर्ध घुमंतु, ये सवाल अच्छा पूछा जाएगा। महान हिमालय में या हिमाद्री हिमालय में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा है, तो भोटिया। ये चारों सवाल पूछे जा सकते हैं कि उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति को क्या कहा जाता, तो जाड़ कहा जाता है। चमोली में उनको मारछा या तोलछा कहा जाता है। पिथौरागढ़ में जोहारी या फिर शोका कहा जाता है। क्लियर हो गई होगी बात, है ना। और देखिए खास बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, तो और देखें भोटिया जनजाति के और बड़े शानदार सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या इनके पूरी पूछने की संभावना है। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने कहा था एक और पॉइंट पे, ये बहुत खास पॉइंट है कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति जो है वो ऋतु प्रवास करती है, तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है, ऋतु प्रवास करती है। यहाँ क्या मतलब है ऋतु प्रवास का, यहाँ ऋतु प्रवास का मतलब है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो ये, है ना, अपने घरों से निकलकर, है ना, जब चरागाह बर्फ़ पिघल जाती है ना, जब बर्फ़ पिघल जाती है गर्मियों में, तो ये अपने घरों से निकलकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर चले जाते हैं। और जब जाड़ों में बर्फ़ पड़ती है ना, जब जाड़ों में बर्फ़ पड़ती है तो अपने मूल घरों में वापस लौट आते हैं, इसलिए इनको अर्ध घुमंतु कहा गया है। ये ऋतु के अनुसार अपने घर बदलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि देखो ऋतु प्रवास के दौरान जो है ये जो इनके घर होते हैं, इनके जो गर्मियों के घर होते हैं, ग्रीष्मकालीन घर, इनके जो ग्रीष्मकालीन घर होते हैं उनको ये बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं बेटा, मैथ बोलते हैं। और इनके जो शीतकाल वाले घर होते हैं, शीतकालीन घर, जो शीतकालीन वाले घर होते हैं उनको बोलते हैं मुंसा या गुंडा, मुंसा या गुंडा बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखो, बहुत शानदार सवाल है कि देखिए भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन घरों को क्या कहा जाता, तो मैथ। यह सवाल पूछ लेगा कि मैथ क्या है, तो आप कह सकते हो कि भोटिया जनजाति के घर हैं गर्मियों वाले, है ना। मुंसा क्या है, तो आप कह सकते हो कि भोटिया जनजाति के जाड़ों के घर हैं, है ना, शीतकालीन घर है उनके। क्लियर होगी बात। चलिए देखिए, अगर हम बात करें, है ना, इनकी बात करें बेटा, तो इनका जो भोजन है, तो भोजन में क्या पसंद करते हैं, भोजन में मांडवा का भात और उसके साथ में, है ना, मांस वगैरह ये पसंद करते हैं।
मांस के मामले में तो यहाँ तक सुना जाता है भोटिया जनजाति के बारे में कि ये लोग क्या होते हैं, जाड़ों के लिए मांस को सुखा के भी रख लेते हैं। अब पता नहीं क्या टेक्निक है, वो मांस सड़ता नहीं इनका। लेकिन याद रखो, रोचकता इसी बात की है कि आज तो नहीं लेकिन पुराने दौर में ऐसा होता होगा कि भोटिया जनजाति के लोग जाड़ों में मांस को, है ना, गर्मियों में शिकार कर लेते हो और जाड़ों में मांस को सुखा कर रख लेते हो, जाड़ों के लिए मांस को सुखा कर रख लेते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए आगे चलते हैं बेटा। इनकी जो सोसाइटी है वो कैसी है, देखिए इनकी जो सोसाइटी है ना, वो कैसी सोसाइटी है। हम बात कर रहे हैं आज भोटिया जनजाति के बारे में, हम बात कर रहे हैं भोटिया जनजाति के सवालों के बारे में। ठीक, तो देखिए जो भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति का जो समाज है, जो सोसाइटी है, देखो उस सोसाइटी में क्या है। एक तो होता क्या है, ये रंगबंग इनको बोलते हैं युवा गृह, युवा गृह, है ना, रंगबंग का आयोजन करते हैं, रंगबंग का आयोजन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना गांव में चौपाल, है ना। तो इनके यहाँ चौपाल को रंगबंग बोलते हैं। उसमें युवक और युवतियां वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी भी मुद्दे पर जो उनका होता होगा। तो रंगबंग का आयोजन कौन करते हैं भैया, भोटिया। इसी कहा जाता है कि इनके यहाँ जो विवाह होता है ना, विवाह, उस विवाह को ये बोलते हैं दामी, है ना। तो विवाह पद्धति जो है इनके यहाँ, विवाह पद्धति जो है वो दो तरह की होती हैं। एक को बोला जाता है दामोला, एक विवाह पद्धति दामोला होती है और दूसरी को कहा जाता है तत्सत, है ना। तत्सत क्या है, तो आप कह सकते हो विवाह की एक रस्म है, विवाह का एक प्रकार है ना। और दामोला क्या है, ये भी विवाह का एक प्रकार है। जो इनके यहाँ दामी होता है, विवाह होता है, उसमें वधू शुल्क दिया जाता है ना, वधू शुल्क दिया जाता है। कितनी शानदार बात है, देखो, है ना, वधू शुल्क दिया जाता है। मतलब कन्या पक्ष को वर पक्ष के द्वारा कुछ ना कुछ भेंट किया जाएगा, कुछ ना कुछ दिया जाएगा, उसको बोलते हैं वधू शुल्क, है ना। तो सवाल बन सकता है, बहुत शानदार सवाल बन सकता है, इन लाइनों में ये सवाल आ सकता है ना। दामोला पूछा जा सकता, दामोला क्या है, विवाह पद्धति है ना। वधू शुल्क दिया जाता है इनके यहाँ, है ना। उसके बाद में देखिए इनके यहाँ जो विवाह है उसमें गंधर्व विवाह भी होता है ना, गंधर्व विवाह होता है इनके यहाँ, ठीक है। और वैसवी विवाह होते हैं। एक और शानदार सवाल होता है कि विवाह के समय में एक नृत्य करते हैं, नृत्य, ये बहुत मोस्ट है, ये बहुत मोस्ट है। नृत्य कौन सा है, पोड़ा, है ना। तो पोड़ा नृत्य किसका बेटा, पोड़ा नृत्य कौन करते हैं, तो आप कह सकते हो भोटिया जनजाति के लोग पोड़ा नृत्य करते हैं विवाह के समय। और ये करते हैं हाथों में रुमाल लेकर, हाथों में रुमाल लेकर, है ना। जैसा आपने देखा होगा, यार ये है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी में, है ना, हाथों में रुमाल लेकर गजल गाई जाती, डांस होता है इस तरीके से। तो पोड़ा नृत्य बहुत शानदार सवाल बनेगा, पोड़ा नृत्य बहुत अच्छा सवाल बनेगा। इनके जो निजी संबंधी होते हैं उन्हें स्वारा बोलते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं ना उनको ये स्वारा बोलते हैं, स्वारा। छोड़ो, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। नृत्य खास बात था, वधू शुल्क वाला पोर्शन बहुत खास बात था। इनका जो धर्म है भोटिया का, धर्म इनका या तो ये हिंदू हैं, ठीक है, या इनमें से कुछ लोग जो हैं बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं। तो ये हिंदू भी है और ये, है ना, बौद्धिस्ट भी है, ठीक है। चलो, है ना, किस देवता की पूजा करते हैं, है ना। तो देवता ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन रहेगा कि इनका प्रिय देवता कौन सा है ना। तो भूमियाल देवता है। भूमियाल किसका देवता है, शानदार सवाल बनेगा। तो भोटिया जनजाति का देवता भूमियाल, इसके लिए पशु बलि भी देते हैं, ठीक है। एक और देखो बहुत शानदार सवाल बन सकता है यहाँ से कि ये एक वो करते हैं संस्कार, है ना। जैसे भारत में हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं ना, हालांकि हमें 16 में से एक ही पता होता, अंतिम संस्कार, है ना। ऐसे ही जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, ऐसी पूरी ताउम्र हमारे 16 संस्कार होते हैं। इसी प्रकार से इनका एक संस्कार है जिसको बोलते हैं गवन,
गवन क्या है? एक संस्कार है, और ये संस्कार ऐसा होता है जैसे कि हमें तेरहवीं होती है ना, हाँ इस तरीके से होता है। तो मृतक की आत्मा की शांति के लिए, मृतक की आत्मा की शांति के लिए, शांति के लिए, मृतक की आत्मा की शांति के लिए इस संस्कार जो करते हैं उसको बोलते हैं, है ना, गवन। तो सवाल पूछा जा सकता है। इनका एक उत्सव है, इनका एक उत्सव है, उस उत्सव का नाम है कंडाली। बहुत ही वेरी मोस्ट है कंडाली, वेरी मोस्ट है भैया कंडाली, है ना। कहते हैं कि 12 साल में एक बार मनाते हैं, 12वें वर्ष कंडाली उत्सव मनाते हैं ये लोग, ठीक है। हाँ जी, इनकी जो भाषा है भोटिया की, है ना, वो भाषा क्या है? तिब्बती बर्मी, तिब्बती बर्मी। बोली कौन सी है? तो इनकी जो बोली है ना, वो होती है भोटिया या शोका। कोई ज़्यादा खास नहीं है, जहाँ खास हैं वहाँ मैं मोस्ट लिख रहा हूँ, उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। देखो और शानदार सवाल मैं आपको बताऊँ यहाँ से है, और बड़े शानदार सवाल भोटिया जनजाति से है ना, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत शानदार बन सकते हैं। जहाँ बेटा मैं मोस्ट लिख रहा हूँ ना, उन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लें, नोट डाउन कर लें, और जहाँ मैंने मोस्ट लिख दिया समझ लो अब की बार आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं ऐसी जो एग्ज़ाम में आती हैं इस प्रकार की। चलिए ऐसी देखो, जो भोटिया जनजाति है ना, तो भोटिया लिपि किसने बनाई थी? भोटिया लिपि का आविष्कार किसने करा था? ठीक है, तो उनका नाम है, जिन्होंने इसका आविष्कार करा था, भोटिया लिपि का आविष्कार करा था थोनामी संभोटा। भोटिया लिपि का आविष्कार किसने करा है? तो ये खतरनाक सवाल है, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। भोटिया लिपि का आविष्कार किसने करा है? तो थोनामी संभोटा ने आविष्कार करा है। एक और शानदार सवाल देखिए, ये जिस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, इनका जो वाद्य यंत्र है ना, वह है हुडका, है ना, हुडका या हुडके भी बोलते हैं, है ना, हुडका। ये भी सवाल पूछा गया कि हुडका किस जनजाति का वाद्य यंत्र है? तो नाम आ जाएगा भोटिया जनजाति। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि ये जो गीत गाते हैं, इनका जो मनोरंजन होता है ना, तो मनोरंजन ये जो करते हैं, नृत्य करते हैं पोड़ा, है ना, गाने गाते हैं, जैसे तुमली, एक आता है तिमली, ये इनका गीत है ना। एक आता है बाज्यू, बाज्यू इनके यहाँ वीर रस है। ऐसी एक होता है तुबेरा, ये इनके यहाँ की रसिया है, ठीक है। तो हुडका याद रखो, गीत अगर याद ना भी होंगे तब भी कोई बात नहीं है ना। पशु कौन कौन से पालते हैं ये, ठीक है, तो पशुपालन में भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं, है ना, जीबू पालते हैं, जीबू ये गाय जैसा होता है, ये इनका पशुपालन है ना। ये खेती करते हैं, तो खेती किस प्रकार की करते हैं बेटा, है ना, ये भोटिया जनजाति के लोग जो खेती करते हैं वो सीढ़ी नुमा करते हैं, सीढ़ी नुमा, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती होती है। ये झूम खेती आज यहाँ कल वहाँ करते हैं, है ना, या इसी को बोलते हैं कटीला, कटीला खेती बोलते हैं, ठीक। और देखो 2-3 पॉइंट और अच्छे हैं, जहाँ मैंने मोस्ट लिखा है चिपका लो, ठीक है, वो सवाल आने की पूरी संभावना है उनकी। चलिए बेटा, इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है कि भोटिया जनजाति के लोग जो हैं वो कौन सा काम करते हैं, है ना, तो ऊन की दस्तकारी,
ऊन की दस्तकारी। महिलाएं हाथों से स्वेटर बुनती हैं, हाथों से मोजे बनाती हैं, हाथों से टोपी बनाती है ऊन की, उसी को वो बेचती हैं। और यही ब्रांड जो है, मैंने हस्तशिल्प बताया था ना, यही ब्रांड जो है वो हिमाद्री के नाम से बिकता है। उत्तराखंड का हिमाद्री ब्रांड के नाम से बिकता है ये। व्यापार भी करते थे, अब चूंकि बंद है चाइना के साथ में, तो व्यापार करते थे। व्यापार किससे करते थे? चीन से, है ना, चीन से व्यापार करते थे। और चीन से व्यापार जो करते थे ये लोग, है ना, गमैया पद्धति पर, गमैया पद्धति पर आधारित होता था। और किन किन दर्रों के माध्यम से करते थे? ये दर्रे बहुत मोस्ट हैं बेटा, ये याद रख लो। चाइना से व्यापार करते थे माना दर्रा, माणा, नीति दर्रा, ब्यास दर्रा, है ना, जोहार दर्रा और दारमा दर्रा, दारमा दर्रा। ये दर्रे जरूर याद रख लेना, इन दर्रों से व्यापार करते थे। तो बेटा मैंने आपको भोटिया जनजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी बता दी है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। जनजातियों का क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा, चाहे वो भोटिया की बात हो, जौनसारी की हो, बुक्सा की हो, थारू की हो, राजी की बात हो, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना। जहाँ मैंने मोस्ट लिखा है, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति का नाम बताओ, तो आप तुरंत कहोगे भोटिया, है ना। अर्ध घुमंतु जनजाति कौन सी है? भोटिया। महान हिमालय, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कौन सी जनजाति है? तो कहोगे आप भोटिया। जाड़ कहाँ बोलते हैं? बोलो, उत्तरकाशी में, है ना, है ना। जोहारी या शोका बोलते हैं पिथौरागढ़ में, है ना। मारछा या तोलछा बोलते हैं कहाँ? चमोली में। इनका नृत्य कौन सा है? पोड़ा। कौन सा उत्सव मनाते हैं? कंडाली। इनका देवता कौन सा? भूमियाल, है ना। ये सवाल पूछे जाते हैं। इनकी लिपि कौन सी है? तो भोटिया। किसने बनाई थी? है ना, थोनामी संभोटा ने, है ना। तो ये जो सवाल मैंने आपको बताए हैं, है ना, किस देश से व्यापार करते थे? पहले चाइना से। किन दर्रों से करते थे? माणा, नीति, ब्यास, दोरमा, है ना, और जोहार दर्रे से। ठीक है, तो ये सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। दामी क्या था? विवाह। दमोला क्या था? विवाह का प्रकार, है ना। चलिए बेटा, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलते हैं अपना चौथा सवाल। देखिए चौथे सवाल में क्या लिखा गया है। चौथे सवाल में लिखा गया है, चौथे सवाल में कहा गया है कि उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है नहीं, ये पिछला सवाल है बेटा, है ना। पहले थे तो महेंद्र सिंह धोनी थे, छोड़ो इस सवाल को, है ना। महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर थे किसके? बाघ संरक्षण के लिए। ठीक है, मैं एक दिन को आपको उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर करा दूंगा। यहाँ मैं ये कराना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में नेशनल पार्क हैं 6, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1, राजाजी 2, है ना, गंगोत्री 3, है ना, गोविंद 4, फूलों की घाटी 5 और नंदा देवी 6। 6 नेशनल पार्क में से 2 हमने पढ़ लिए हैं। 2 हमने पढ़ लिए। कौन कौन से नेशनल पार्क? एक नेशनल पार्क पढ़ा हमने गंगोत्री, एक नेशनल पार्क हमने पढ़ा फूलों की घाटी। फूलों की घाटी में और गंगोत्री में मैंने बिट डिटेल आपको जानकारी दे दी है ना। वीडियो को पॉज कर लो यहीं पे और पहले रिवाइज करो बैठ कर गंगोत्री को और फूलों की घाटी को। अगर वो दोनों याद हों तो तीसरे को आप प्रयास करो तीसरे के बारे में पढ़ने के। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे थे, बोर्ड हमारा नाराज हो गया, क्या बात भाई? हाँ ठीक ठीक, अरे नहीं, कहाँ पहुँच गए हम? सेक्शन 8 पे, और हम आ गए कहाँ पे? अपने सवाल नंबर 4 पे। वेरी गुड। ये ड्राइवर हम थोड़े कच्चे हैं इस बोर्ड के, चलिए सीख जाएंगे धीरे धीरे। हाँ देखिए भैया, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाघ जो है ना, वो किस नेशनल पार्क में है? तो आप कहोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, है ना। चलिए मैं बाघ गणना भी कराऊंगा, जैसे क्वेश्चन आएगा वो बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो हमारा जो आज का टॉपिक है, एक नेशनल पार्क हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला सवाल है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना, वो किस राज्य में है? नेशनल लेवल का सवाल है ये, तो उत्तराखंड।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। दूसरा सवाल है कि उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो सबसे ज़्यादा एरिया है पौड़ी में और उसके साथ में है नैनीताल। तो दो जिले हैं पौड़ी और नैनीताल, पौड़ी में ज़्यादा एरिया है, नैनीताल में कम एरिया है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल, तीसरा शानदार सवाल ये बनेगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया कितना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है 520.8 वर्ग किलोमीटर, 520.8 वर्ग किलोमीटर। और उत्तराखंड में क्षेत्रफल में है ना, क्षेत्रफल में यूके का चौथा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। क्षेत्रफल में है ना उत्तराखंड का चौथा नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में, है ना। अगर वो आपसे पूछने लगे यह है एशिया का प्रथम, ये सवाल पूछा गया है कि एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क, एशिया का प्रथम नेशनल पार्क, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा, अगर मैं पूछूं भारत का पहला नेशनल पार्क, तो भारत का भी प्रथम नेशनल पार्क कौन सा बना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तीसरा सवाल, यूके का, उत्तराखंड का सबसे पहला नेशनल पार्क, तो आप कहोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसका जो नामकरण था वो क्या था, देखो नामकरण है ना, पहले इसका नाम शुरू में रखा गया था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क रखा गया था 1936 में। क्यों, क्योंकि उत्तराखंड के उस समय गवर्नर थे है ना हेली, है ना, तो हेली के नाम पर नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क। जब भारत आज़ाद हो गया तो इसे नाम दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों, क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीच से गुजरती है, रामगंगा नदी है ना इसके बीच से गुजरती है, बीच से गुजरती है, रामगंगा नदी जो इसके बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसको नाम दिया गया था रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तीसरा सवाल जो था, तीसरा सवाल ये बन सकता है कि जब हम आज़ाद हो गए तो हमने नाम रखा 1947 में रामगंगा नेशनल पार्क, और उसके बाद में कहा जाता है कि जब एक बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी हुए थे है ना, जिन्होंने नेशनल पार्क को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट प्रकृति प्रेमी थे ये, तो जिम कॉर्बेट नाम पड़ा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एनपी लिख दूं, नेशनल पार्क। ठीक है, ये नाम बना 1957 में चल गया, तो ये नेशनल पार्क की हाँ जी बात हो गई। एक और सवाल यहाँ से बनता है, देखिए भारत का पहला टाइगर रिजर्व, बाघों को संरक्षित करने के लिए जो योजना चली थी बाघ परियोजना है ना, उसके तहत, तो भारत का प्रथम है ना टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व, यूके का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था भैया, तो आप कहोगे जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट है ना। नवंबर 1973 में जिम कॉर्बेट को पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। इस समय 50 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व हो गए हैं पूरे भारत में, है ना, 50 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व, क्यों, क्योंकि भारत में एक योजना चली थी जिसका नाम था बाघ परियोजना, बाघों को मारने से बचाने के लिए। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि बाघ परियोजना कब की है, तो बाघ परियोजना आती है अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुई थी, और पहला टाइगर रिजर्व, पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाया गया कहाँ, जिम कॉर्बेट को। पहला भारत का पहला है ना, भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक और सवाल पूछा जाता है बेटा यहाँ से, अच्छे से अगर आपको पता होगा एग्जाम में है ना, कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो किस नेशनल पार्क में है।
उत्तराखंड में सर्वाधिक टाइगर। तो बेटा हम बात कर रहे थे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक और सवाल बनता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला नेशनल पार्क। उत्तराखंड में यूके में सर्वाधिक बाघों की उत्तराखंड में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला नेशनल पार्क, तो उसका नाम आ जाएगा बेटा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है उत्तराखंड में जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ हैं। एक और सवाल जो बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है बेटा, वो सवाल ये है कि उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जहां सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। तो यूके में सर्वाधिक पर्यटकों वाला नेशनल पार्क। तो भी आंसर आएगा। पहले नंबर पर आता है, लोग सबसे ज़्यादा घूमने जो आते हैं बेटा वो आते हैं जिम कॉर्बेट में, उसके बाद में आते हैं राजा जी में। तो सबसे ज़्यादा है ना पर्यटकों वाला नेशनल पार्क का नाम आएगा जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। एक और सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है ना दून पाटली कहाँ है। तो दून पाटली है ना जिम कॉर्बेट में है, जिम कॉर्बेट में है। दून पाटली देहरादून में नहीं है, बल्कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंडर में आती है दून पाटली। एक और सवाल कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो प्रवेश द्वार हैं, प्रवेश द्वार अगर आपको एंट्री करनी है तो रामनगर में आप जाओगे, नैनीताल के रामनगर में है ना, वहाँ पर एक जगह पड़ती है ढिकला, एक जगह पड़ती है ढिकला बोलते हैं उसी को, और एक कोटद्वार में आती है, पौड़ी जिले के कोटद्वार में एक ढिकला हो जाएगा, एक कोटद्वार में है जिसका नाम है बेटा, कोटद्वार के का नाम है पाखरो, है ना, कोटद्वार के नाम है पाखरो। झिरना, बिजरानी, ढिकाला, दुर्गा देवी, पाखरो। दो एक नाम याद कर लो। रामनगर में ढिकाला, है ना, बिजरानी, ठीक है, ये नाम हो जाएंगे। पौड़ी से जब आप जाओगे तो कोटद्वार होते हुए जाओगे, कोटद्वार पौड़ी में पड़ता है, पाखरो। ठीक है। तो बेटा मैंने आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में ज़्यादातर जानकारी मुहैया करा दी है ना। एक वो सवाल करंट में बना था, पिछली बार बना था, अब शायद आने की संभावना नहीं है, कि भारत का वो नेशनल पार्क बताओ जहां जानवरों को पहली बार क्वारंटाइन किया गया। जानवरों को पहली बार क्वारंटाइन कहाँ किया गया है, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों को भी क्वारंटाइन किया गया था पहली बार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है टॉप 5 में, और हमारा आखिरी सवाल ये है, देखिए बेटा आखिरी सवाल अपना है ना, सवाल ये है कि निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई। निम्न में से है ना किस नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई। अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी।
तो सही आंसर है उसका भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर ही उत्तराखंड में टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ डिटेल। पहली बात देखिए, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, क्योंकि नेशनल लेवल का सवाल है, तो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा सवाल है वो उत्तराखंड के किस जिले में है, तो जिला हो जाएगा बेटा टिहरी। तीसरा सवाल बन जाएगा किस नदी पर है, तो नदी है भागीरथी प्लस भिलांगना का संगम। जहां भागीरथी और भिलांगना नदी मिलती हैं वहीं पर जो है टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। चौथा सवाल जो बनता है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना का बांध कैसा है, तो बांध, इसका जो बांध है वो है काफर बांध। काफर बांध, काफर बांध बेटा किसको कहते हैं, ऐसा बांध जो मिट्टी और पत्थरों से मिलकर बना हो। मिट्टी प्लस पत्थर है ना, दोनों से मिलकर बनने वाले बांध को बोलते हैं काफर बांध। टिहरी बांध की हाइट कितनी है, ऊंचाई, तो कहा जाता है 260.5 मीटर लगभग। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो यही है ना, यह है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है कौन सी, टिहरी बांध परियोजना। क्लियर होगी बात, है ना। इसे एक उपनाम दिया गया है, टिहरी बांध को एक उपनाम दिया गया है, इसे कहा जाता है राष्ट्र का गांव। किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव कहा गया है, तो ये कई बार सवाल पूछा है। टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव कहते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो थी बेटा, है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो 1972 में आई थी। हालांकि 1978 में इसका काम शुरू हुआ था और पहला चरण पूरा हुआ था 2006 में। याद रख लो जो मैं कह रहा हूँ, इस पर काम शुरू हुआ था 1978 में और पहला चरण इसका पूरा हुआ था, शुरू हुआ था 2006 में। क्लियर होगी बात। टिहरी जल विद्युत परियोजना है ना, कितने क्षेत्रफल में है, इसका एरिया कितना है, तो कहा जाता है 42 वर्ग किलोमीटर। 42 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली है टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला सवाल बड़ा शानदार सवाल है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना से जो जलाशय बना, जलाशय जानते हैं ना, जैसे बांध बना लिया आपने और पीछे जो पानी रुक जाता है वो जलाशय कहलाता है। तो जलाशय का जो नाम रखा गया है स्वामी टिहरी जल विद्युत परियोजना के जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। ये एक तपस्वी थे जिन्होंने यहाँ तपस्या कभी की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय। बहुत शानदार सवाल है। टिहरी जल विद्युत परियोजना का डिजाइनर कौन था, तो इसका डिजाइनर था जेम्स ब्रून। शानदार सवाल है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस देश की सहायता से बनी, है ना, तो सहयोगी देश, है ना, तो सहयोगी देश है रूस या पूर्व सोवियत संघ। टिहरी जल विद्युत परियोजना भूकंप के किस जोन में आती है ना, तो भूकंप का जोन जो है वो है बेटा जोन नंबर 5, सबसे खतरनाक है, 5वां जोन। ठीक है, जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है बेटा, और सुन लो, है ना, जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है उसमें लाभान्वित राज्य
लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी का हिस्सेदारी है, यूके की हिस्सेदारी है और प्लस दिल्ली की हिस्सेदारी है। ये थोड़ा सा अच्छा पोर्शन बनेगा, याद रख लेना बेटा, है ना। एक और शानदार सवाल है कि टिहरी बांध का विरोध सबसे पहले किसने करा था? तो विरोध प्रथम बार कि यहाँ बांध नहीं बनना चाहिए, पहली बार विरोध जो हुआ था वो कमलेंदुमती शाह द्वारा हुआ था। कमलेंदुमती शाह, है ना, जो कि टिहरी रियासत की राजमाता थी। टिहरी रियासत की राजमाता कमलेंदुमती शाह ने सबसे पहला इसका विरोध करा था। टिहरी बांध के विरोध में एक समिति बनी थी जिसका नाम था टिहरी बांध विरोध समिति। ये जो समिति बनी थी वो 1978 में बनी थी, 1978 में, और इसके अध्यक्ष बने थे विद्यासागर नोटियाल। विद्यासागर नोटियाल। टिहरी बांध ना बने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई थी, है ना। तो ऐसी समझ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी वीरेंद्र सकलानी। वीरेंद्र सकलानी ने 1978 में टिहरी बांध पर धरना दिया था। टिहरी बांध के विरोध में जो धरना दिया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था, है ना, 76 दिन। तो ये भी बहुत शानदार सवाल बनता है, ये भी बहुत शानदार सवाल बनता है बेटा, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा ने 76 दिन धरना देकर इसका कार्य रोका। इसका कार्य रोका कितने दिन? 76 दिन। ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से टिहरी बांध किस जिले में है, तो आ जाएगा आंसर टिहरी जिला। नदी ज़्यादातर पूछी है, मैंने क्वेश्चन में भी देखो बताया है, तो या तो भागीरथी आंसर होगा या भागीरथी और भिलांगना का संगम, है ना। कांफर बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध को कांफर बांध कहा जाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो टिहरी बांध। राष्ट्र का नाम किसको उपनाम दिया गया है? तो टिहरी बांध को। टिहरी बांध की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। 1978 में इसका काम शुरू हुआ था और 2006 में इसका पहला चरण कंप्लीट हुआ था। टिहरी बांध का एरिया कितना है? तो 42 वर्ग किलोमीटर, है ना। टिहरी बांध के पीछे जलाशय बना है उसका नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर। इसका डिजाइनर एक बार एग्जाम में पूछा है, तो जेम्स ब्रून। किस देश के सहयोग से टिहरी बांध बना है? तो रूस के सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ। भूकंप के किस जोन में आता है ये? तो जोन नंबर 5 में आता है ये टिहरी बांध, है ना। कौन कौन से राज्य इसमें, है ना, सहयोगी हैं, लाभान्वित होंगे? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, है ना। पहली बार विरोध किसने करा है? तो कमलेंदुमती शाह, जो कि टिहरी रियासत की राजमाता थी, उन्होंने विरोध करा है। ये सवाल पूछा गया है कि भैया टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में किसने याचिका लगाई थी? तो वीरेंद्र सकलानी ने याचिका लगाई थी, है ना। टिहरी बांध ना बने इसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने कितने दिन तक धरना प्रदर्शन दिया था? तो 76 दिन जरूर आप याद रख लें धरना दिया था। ठीक है। तो ये बेटा उत्तराखंड के टॉप 5 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। और ये टॉप 5 क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ से सवाल इन टॉपिक से आता है तो आपसे बिल्कुल नहीं बचेगा, है ना, और आपका जीएस उत्तराखंड बहुत मजबूत हो जाएगा। अब अंतिम सवाल, लास्ट सवाल है, कमेंट्स बॉक्स में आपको लिख के बताना है ना, अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तब। सवाल ये है कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो कि चमोली जनपद में है, उसके बीच से जो नदी गुजरती है उस नदी का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में उस नदी का नाम लिख के बताना है कि वो कौन सी नदी है ना, जो
फूलों की घाटी नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है। और एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, कि द वैली ऑफ फ्लावर्स किताब किसने लिखी है? द वैली ऑफ फ्लावर्स किताब किसने लिखी है? इन दो सवालों के जवाब अगर आपने दिए हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर मुझे भेजें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अगली बार आप किसी न किसी पद पर जरूर पहुंचोगे, है ना। तो बेटा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि 5वें नंबर की क्लास होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।